आदिवासी साहित्य की सबसे प्रमुख बात क्या है कि वो प्रकृति से, धरती से और मनुष्य, ये तीनों को जोड़कर जीवन को देखता है। अभी जहाँ छोटा नागपुर में है, यहाँ पर बसने का जो हमारी कहानी है वो हम ही बता सकते हैं ना। कोई और आकर वो सुन लेगा, जैसे अभी दादा बताया कि कोई आ गया टेम्पू में, नाश्ता पानी करते हुए पूछ लिया और चल गया, इसमें नहीं ना चलेगा। मैंने आदिवासियों के बारे में देखा कि गलत लिखा जा रहा है, तो मैंने संपादकों को पत्र लिखा तो कि आप यह गलत लिख रहे हैं, तो लोगों ने छापा और कुछ लोगों की दृष्टि बदली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मौखिक है, अभी तक लिखित नहीं है। तो मैं ये देखती हूँ ये जो जनरेशन है शायद हम तक ही सीमित है कि हम कहीं जाके बूढ़ा बुजुर्ग के सामने बैठ के अपनी जो भी कहानियाँ हैं, हमारे पूर्वज की कहानियाँ हैं या फिर लोकगीत, लोक कथाएं, ये सब सुनते हैं। लेकिन अभी का जो दौर है युवाओं को ये सब सुनने का फुर्सत नहीं है और वो लोग सीधे बोल भी देते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा विचार है कि अगर कोई और लिख रहे हैं तो हम अपने से क्यों नहीं लिख सकते, हम अपना जानकारी बाकी लोग को दे सकते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ लोकतंत्र 19 को और टीम धुमकुड़िया को, जिन्होंने मुझे मंच दिया। और मेरी माँ आई हुई है मुझे सुनने के लिए, जो कि एक भी नहीं पढ़ी और मुझे यहाँ तक पहुँचाई। मैं मेरी माँ को धन्यवाद देती हूँ। साथ में हमारे पापा भी आए हुए हैं, जो भी शायद इंटर किए हुए हैं और मुझे यहाँ मंच तक पहुँचाया। पापा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। है ना, जो सामूहिक और सामुदायिक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने विरोधियों से, तो उसमें देखिए वो पारंपरिक हथियारों से, तीर भाला और वगैरह से ही लड़ रहा है, चाहे वो ब्राजील का आदिवासी हो चाहे झारखंड का आदिवासी हो। बहुत सारे लोग हैं कि हमारे हो वर्ड को ना उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी हम जनता वर्ड का बात कर रहे हैं, उसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो JANTA, अब उसको लोग पढ़ेंगे जनता। अब उसको दोबारा लोग हिंदी में बोलेंगे या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको जनता ही बोलेंगे, जनता तो नहीं ना बोल पाएंगे। युवाओं को बोलेंगे पहले अपने से लिखो, अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें सुधार करना है तो आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना भी रचना करना हो आप अपना ही करो। समाज अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ता है, तब कविता मजबूत आवाज बनकर हमारे समाज में आती है। मैं मंच पर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय महादेव टोप्पो सर को। जोरदार तालियों के साथ मंच पर अभिनंदन स्वागत आदरणीय महादेव टोप्पो सर का। आदरणीय सर कुरुक समुदाय के एक वरिष्ठ और बेहद प्रतिष्ठित आदिवासी कवि, लेखक व रंगकर्मी हैं। सितंबर 2023 में उन्हें नई दिल्ली स्थित साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर का आधिकारिक बोर्ड मेंबर नियुक्त किया गया। आपका इस मंच पर, आदि वार्ता के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ हमारे इस वार्ता में जुड़ रहे हैं श्रीमती निर्मला पुतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। साथ ही इस कड़ी में जुड़ रहे हैं आदरणीय श्याम चंद्र टुडू जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। इस मंच का हिस्सा बन रहे हैं आदरणीय मोनिका भूमिज जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपकी ओर से तालियों की गड़गड़ाहट लगातार आप बजाते रहें। हमारे मंच पर हमारे कई साहित्यकार, रचनाकार जुड़ रहे हैं। मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय प्रियंका उराव जी का, और साथ ही मैं अभिनंदन स्वागत कर रही हूँ रविंदर गिलवा जी का। आप सभी मंच पर आ जाए, आप सभी का सादर स्वागत, अभिनंदन। आदि वार्ता के इस मंच पर जोरदार तालियों के साथ हमारे इस वार्ता का हिस्सा बन रहे हैं आदरणीय महादेव टोप्पो सर, आदरणीय निर्मला पुतुल, आदरणीय श्याम चंद्र टुड्डू, आदरणीय मोनिका भूमिज, आदरणीय प्रियंका उराव, आदरणीय रविंदर गिलवा। और इस सत्र को संचालित करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कवि एवं लेखक आदरणीय अनुज बेसरा जी का। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस मंच पर। आप सभी से अनुरोध है कि इस सत्र की शुरुआत करने से पहले आप सभी मंच पर एक तस्वीर के लिए खड़े हो जाएंगे। एक सामूहिक तस्वीर लेने के लिए आप सभी से अनुरोध, मंच के समक्ष खड़े हो जाएंगे।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो ये जो डिस्कशन सेशन है इसको आयोजित करने के लिए लोकतंत्र 19 और टीम धूमकुड़िया के पूरे टीम को बहुत बहुत सादर धन्यवाद और जोहार रहेगा। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सभी लोग देखते होंगे आदिवासी अगर किसी प्रकार का कहीं पे चर्चा कर रही होती है तो वहाँ पे उनका पहले नाच गान आता है, लेकिन पहली बार मुझे लगता है कि पूरे भारत देश में अगर आदिवासियों के लिए किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बौद्धिक रूप का जो परिचर्चा जो होना है ये पहली आयोजन मुझे दिख रहा है। तो इसके लिए टीम धूमकुड़िया और लोकतंत्र 19 बधाई के पात्र हैं। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जा रही है, जिस सामूहिकता की बात की जा रही है, तो उस सामूहिकता और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इस मंच में हम साफ देख सकते हैं, इस मंच पर आप सभी को महिलाओं और युवाओं के समान भागीदारी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस मंच में आप सभी को लैंगिक समानता की जो बात हम लोग आदिवासी समुदाय में करते हैं वो भी साफ दिखाई पड़ रही होगी। साथ ही साथ जो आदिवासी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं जिसको हम लोग गोटुल व्यवस्था के माध्यम से जान सकते हैं, धूमकुड़िया के माध्यम से जान सकते हैं, गीती ओड़ा के माध्यम से जान सकते हैं, जिसमें बुजुर्ग और युवा एक साथ बैठते हैं और सामाजिक जो समस्याएं हैं, सामाजिक जो मुद्दे हैं उसको एक साथ बातचीत करते हैं। तो उस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, सामूहिकता है, आप सभी को इस मंच के माध्यम से देखने को मिलेगा और यही आदिवासी समाज की खूबसूरती है। और निश्चित रूप से टीम धूमकुड़िया और लोकतंत्र 19 ने ये जो मंच को सजाने का प्रयास किया है काबिल तारीफ है। ये मंच में आप सभी लोग देख रहे होंगे कई गणमान्य, कई प्रबुद्ध, कई युवा साथी हमारे इस मंच पर दिख रहे होंगे। वैसे तो ये जो चेहरे हैं आप सभी के लिए परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं छोटा छोटा परिचय जरूर देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच में झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अगर आदिवासी साहित्य और इतिहास की अगर बातचीत की जाए तो उसमें सबसे आगे नंबर पर आने वाले नाम और खास करके युवाओं को मोटिवेट करके आगे साहित्य की दिशा में, इतिहास की दिशा में अगर ले आने की बात अगर किसी को होगी तो उसमें श्री महादेव टोप्पो सर का नाम सबसे पहले आएगा। मैं जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करना चाहूँगा। साथ ही साथ आज के जिस डिस्कशन में लेखक से कवि निर्मला पुतुल मैम का आना यहाँ पे था, शायद किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो उनको भी सादर धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा। इसी के साथ साथ हमारे कई युवा लेखक और कवि भी इस मंच में देखने को मिल रहे होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सादर स्वागत करना चाहूँगा श्री श्याम सिंह टुडू जी जो लेखक हैं, कवि हैं, आपका भी स्वागत रहेगा। इसी के साथ हमारे इस मंच पे जी हमारे इस मंच पे मोनिका भूमित जी को देख रहे होंगे जो एक युवा कवि हैं, आपका भी सादर स्वागत रहेगा इस मंच पर। इसी के साथ हमारे इस मंच पे आप सभी देख पा रहे हैं हमारे युवा कवि रविंदर गिलवा जी हैं, आपका भी सादर स्वागत रहेगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पे सुधार्थी हैं और युवा कवि हैं प्रियंका उरांव जी हैं, आपका भी सादर स्वागत रहेगा। और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा ये जो सिचुएशन हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसमें आप सभी लोग जिस डाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं उस डाइवर्सिटी को भी हम लोग अलग अलग ट्राइबल समुदाय को देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरती इस मंच का है। बात को आगे बढ़ाने से पहले जिस प्रकार के वर्तमान सामयिक जो घटनाएं परिचर्चाएं चल रही हैं और उसमें आदिवासी साहित्य, आदिवासी इतिहास, आदिवासी कविताएं की बात हो रही है और वैश्विक पटल पर आदिवासी अपनी इतिहास, अपनी पहचान को किस प्रकार से स्थापित कर सके, इसके लिए जितने भी अभी तक में साहित्य रची गई हैं आदिवासी के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आदिवासी को जंगल से शुरुआत किया जाता है और जंगल पर ही समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन स्थिति अभी बदली हुई है। लोग, आदिवासी समाज जंगल तक सीमित नहीं रह गई है। ये मंच माध्यम है, इस मंच के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास है कि आदिवासी अब जंगल तक कहीं बात नहीं करने लगी है। अब जंगल से उठकर मंच पे आकर के अपने इतिहास, अपनी परंपराओं का भी बात करने लगी है। इसका एक सशक्त उदाहरण यह मंच है।
मैं महादेव टोप्पा सर से अनुरोध करना चाहूंगा, सर आदिवासी साहित्य, आदिवासी कविताएं, आदिवासी इतिहास की अगर बात हो रही है तो आदिवासियों की इतिहास, आदिवासियों की कविता, आदिवासियों की साहित्य, आदिवासी लोगों को ही लिखना क्यों जरूरी है, आप इस बात पे अपने विचार साझा करेंगे। बहुत बहुत जोहार सभी को, सभी लोगों के यहाँ और आप लोगों को भी। बढ़िया सवाल है आपने। इतिहास की बात है तो इतिहास में हमेशा देखते हैं कि आदिवासी की बहुत सक्रिय भूमिका रही है। अगर हम भारत की बात करें या विश्व में भी उनकी स्वतंत्रता चेतना की बात करें तो हम पाते हैं कि आदिवासियों में दूसरे समुदाय की तुलना में स्वतंत्रता की चेतना अधिक थी। आप हमारे भारतवर्ष में ही देख लीजिए, जब कहा जाता है कि 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया पहला, लेकिन उससे करीब 90-100 साल पहले हमारे यहाँ झारखंड में तिलका मांझी और दूसरे सारे लोग 1831-32 पे इधर पोटो हो से लेकर इधर बुद्धू भगत और ये सारे लोग विद्रोह कर चुके थे और जमीन के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक बात हमेशा कही जाती है कि आदिवासी का मुद्दा जल जंगल जमीन से है। मैं इसको थोड़ा सा उसमें और 2 शब्द जोड़ना चाहता हूँ कि सिर्फ जल जंगल जमीन नहीं, उनकी जमीर मतलब उनकी आत्मसम्मान और उनकी जबान मतलब उनकी भाषा का भी संबंध है। तो प्रायः क्या हम जल जंगल जमीन से जोड़ के सीमित कर देते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनके आत्मसम्मान और उनकी जो भाषा है उनके बारे में बात कम की जाती है। ये सब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी इतिहासकार रहे या एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे या जो पश्चिमी विद्वान रहे, उन लोगों ने जब आदिवासियों का अध्ययन करना शुरू किया तो उन लोगों ने हमेशा इन्हें एक इन्फीरियर निकृष्ट जीव समझा। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने तो कहा निग्रो लोगों के बारे में कि वो मनुष्य और वनमानुष के बीच के जीव हैं। इतनी अपमानजनक टिप्पणी। तो उसी तरह के एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बात सारे लोगों ने उस चीज़ को अपनाया। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपनाया। दिक्कत क्या है कि भारत में दिक्कत क्या है कि भारत में जो भी आदिवासियों को समझने के लिए जो ज्ञान आया वो पश्चिमी विद्वानों के अनुकरण के कारण आया है ना, उनसे जो मिला और उसी को हमने एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी या इतिहास में हमने उनको देखा। उन्होंने कहा कि आदिवासी इतिहास में नहीं है। तो इतिहास कौन लिख रहा है? तो भाई वो यूरोपियन लोग लिख रहे हैं, जो विजेता है वही इतिहास है। तो आदिवासी चूंकि उसने कभी साम्राज्य की चिंता नहीं की, कभी उसने किसी पर शासन करने की सोचा नहीं। आप पूरे हिंदुस्तान पूरे दुनिया में देख लीजिए कि आज तक जो आदिवासी लड़ रहा है ना, जो सामूहिक और सामुदायिक लड़ाई लड़ रहा है अपने विरोधियों से, तो उसमें देखिए वो पारंपरिक हथियारों से, तीर भाला और वगैरह से ही लड़ रहा है। चाहे वो ब्राजील का आदिवासी हो, चाहे झारखंड का आदिवासी हो या और कहीं, चाहे एशिया के किसी और देश में। तो ये चीज है। अब क्या है कि जब धीरे धीरे उन लोगों में साक्षरता आई और लोग साहित्य इतिहास का मतलब समझने लगे और उन लोगों ने देखा कि उनकी कहीं पर चर्चा नहीं होती, उनके बहुत अपमानजनक बात कही जाती है। जैसे खुद मैं जब 75 के आसपास जब पढ़ना लिखना शुरू किया, 75 बता रहा हूँ, 1975 के आसपास, उसके पहले भी पढ़ रहा था, तो उसमें मेरी चिंता क्या, मैं देखता था कि जो भी उस समय के बड़े बड़े अखबार थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान या धर्मयुग, इस सब में आदिवासियों के बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं लिखी जाती है ना, उनके बारे में सकारात्मक बातें नहीं लिखी जाती, नकारात्मक बातें। तो ये सारे मुझे बहुत तकलीफ थी। खुद यहाँ हमारे झारखंड के बारे में भी अगर वहाँ छपता था तो वो बहुत नकारात्मक, ऐसे लगता था कि रिपोर्टर वो कहीं बस से या किसी टैक्सी से गुजर कर जो कुछ देखा उसी को लिख लिया। वो कभी
आदिवासियों के बीच जाकर उनके दुख तकलीफ, उनका जीवन कैसा है, ऐसा उसने कभी देखा नहीं। तो इस तकलीफ ने मुझे लिखने की ताकत दी। और मैं उसके पहले देख रहा था कि रामदयाल मुंडा जी और हमारे जो क्या कहते हैं जुलियस तिग्गा, बंदी उरांव जी, ये लोग पत्रिका वगैरह निकाल के, जयपाल सिंह आदिवासी पत्रिका निकाल के अपनी आवाज़ें उठा रहे थे। लेकिन उनमें एक कभी क्या थी कि वो अपनी बातों को एक दो लोग जैसे जयपाल सिंह को छोड़ के और बाकी दूसरे विद्वान लोग थे या जुलूस तिग्गा और कुछ लोग ज़मीनी बातों को, आदिवासियों की ज़मीनी बातों को सही ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रख पा रहे थे। तो इसी कारण से 80 के बाद में देखते हैं कि और क्या होता है कि एक चीज़ है कि जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है, चाहे आदिवासी समाज में चाहे दूसरे समाज में भी, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया भी बढ़ती है। जैसे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैंने आदिवासियों के बारे में देखा कि गलत लिखा जा रहा है, तो मैंने संपादकों को पत्र लिखा तो कि आप यह गलत लिख रहे हैं, तो लोगों ने छापा और कुछ लोगों की दृष्टि बदली। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक मतलब मैंने कहा था कि मैं भी इसमें दूसरे लोग भी शामिल रहे, जैसे कि वासुदेव बेसरा हमारे दुमका के बहुत अच्छे साथी थे। उन्होंने 9 साल तक क्या कहते हैं दैनिक जनशक्ति में संथाल परगना और आदिवासियों के बारे में लिखा। वो कमलेश्वर के संपादित पत्रिका के लिए भी उन्होंने लिखा था। तो और वो हिंदी, अंग्रेजी और संताली और इवन कभी कभी बंगला में भी लिखा रहे थे। तो ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे उस समय और वो सारे लोग आदिवासियों के बारे में लिख रहे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे और उस समय दिनमान ही एक ऐसा साप्ताहिक था जो कि आदिवासियों के पक्ष में खड़ा दिखता था, और कलकत्ता के अंग्रेजी और बंगला अखबार, बाकी जो पटना का अखबार है वो उनके बारे में, इस क्षेत्र के या आदिवासियों के बारे में संवेदनशीलता नहीं थी। उस समय उद्दीन शर्मा ने एक रिपोर्ट छापा था जो कि रविवार में छपा था। तो उसने लिखा कि भाई ये जो पटना का अखबार है यहाँ के आदिवासियों को समझना ही नहीं चाहते हैं और उनकी तकलीफ़ों को नहीं समझते हैं। ये उन्होंने बहुत तकलीफ से कहा था। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बदली। उसमें लक्ष्मण गायकवाड़ जी हमारे जो क्या कहते हैं डिनोटिफाइड ट्राइब से आते हैं, मतलब आपराधिक समुदाय से, तो उन्होंने उपन्यास लिखा था 78 उच्चल्या, उच्चक के नाम से। उसे 80 में 79 या 80 में उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और क्या हुआ कि एक बार की जो आदिवासी समुदाय पूरी दुनिया में चर्चा आया, और उसी से भी एक घटना हुई थी कि जंगल के दावेदार जो उपन्यास है, महाश्वेता द्विवेदी का जो उपन्यास अरण्य अधिकार का हिंदी अनुवाद था, उसे भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो पूरे देश में ये जो है बिरसा मुंडा और आदिवासियों के बारे में चर्चा हुई। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं कहता, तो इन दो साहित्यिक घटनाओं ने आदिवासियों के बारे में पूरे भारतवर्ष में एक नई तरह की चेतना लाई। और आप देखेंगे कि 80 के बाद धीरे धीरे होता है कि आदिवासी लोग भी खुद कुछ लिखने लगते हैं। 80 के आसपास महाराष्ट्र में मराठी आदिवासी लेखकों की एक सम्मेलन होता है, और वो लगातार सम्मेलन करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे मेरे बाद में मित्र बने 2-3 साल बाद में जी। तो हाँ, तो इस तरह से ये चलने लगा, बातचीत होने लगा। महादेव सर, जैसे महादेव टोप्पो सर का अगर कई ऐसे स्टेटमेंट इनका लेखनों के माध्यम से, इनके जो कृतियां हैं उनके माध्यम से, साथ ही साथ उनके कहीं पे भी सेमिनार हो रहे हों तो वहां पे हमको सुनने को मिलेगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कहा था जे नाची से बाची, उसको महादेव टोप्पो सर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं वर्तमान जो परिस्थिति है जे रची से है बाची। यहां भी आपको आदिवासी साहित्य और इतिहास की जो एक चाहत है वो आपको देखने को मिलेगा। महादेव टोप्पो सर बोलते हैं अगर आदिवासी समाज को अगर सशक्त बनना है, आगे बढ़ना है, तो कलम, कुची, कैमरा और कंप्यूटर को हथियार बनाना पड़ेगा। यहां भी आपको इतिहास और साहित्य का जो चाहत है छुपा दिखेगा। इसी के साथ वे बोलते हैं कि अगर
आदिवासियों की लड़ाई जल जंगल जमीन की अब नहीं रह गई है, अब लड़ाई आगे बढ़ गई है। अब लड़ाई रह गई है जल जंगल जमीन जमीर और जबान बचाने की लड़ाई रह गई है। हमारे साथ युवा साथी हैं, युवा लेखक हैं, कवि हैं। मैं पूछना चाहूंगा, अभी खास करके आदिवासी समुदाय में केटीएम और ड्यूक का युग चल रहा है। लोगों को हर चीज जल्दी चाहिए होता है, और उस समय में अगर कोई युवा, एक युवा आदिवासी युवा अगर कलम पकड़ रहा है और कुछ लिखना चाह रहा है, तो मुझे बताइए रविंदर गिलुआ जी, कैसा देखते हैं आपको कहां से जिज्ञासा मिला कि आदिवासी युवाओं को भी लिखना चाहिए? ये मेरा सवाल आपसे हो। हेलो, जोहार सभी को। जैसे कि अभी आपने सवाल किया कि हम युवाओं को लिखने का प्रेरणा खास करके हमें कहाँ से मिला। असल में हम बचपन से ही स्कूल समय से स्काउट एंड गाइड में रहे हैं, तो हम बहुत सारे एक्टिविटी करते थे, उसका रिपोर्ट बनाना पड़ता था। मेरा दोस्त बाहर के लोग नहीं होते थे, स्काउट में थे, तो सब हम लोग वहाँ अपना समय बिताते थे। जहाँ रिपोर्ट लिखने के बाद से फेसबुक आया तो वहाँ पर हम एक्टिव हुए, कुछ छोटा मोटा लिखते थे। उसके बाद हमको समझ में आया कि पढ़ने के बाद नहीं, हमारे सीनियर लोग लिख कर गए हमारे बारे में, या फिर हमारे बारे में कोई और लिख रहे हैं। जैसे हम हो साहित्य पर बात कर रहे हैं क्या, तो हमारे हो साहित्य लिखने वाले लोग पहले कोई और थे, तो हम लोग, मेरा विचार आया कि अगर कोई और लिख रहे हैं तो हम अपने से क्यों नहीं लिख सकते, हम अपना जानकारी बाकी लोग को दे सकते हैं। जैसे हम अभी हो साहित्य अनुशीलन का हम बात कर रहे हैं, वो हमारे लोग नहीं लिखे, कोई और लिख करके गए हैं। तो हम यहाँ चाह रहे थे कि जब मेरा कहानी कोई और लिख रहा है, अगर वही कहानी को हम खुद से अपना कहानी हम जान रहे हैं कि उसको जिंदगी जी रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, मेरा मगे पर्व कैसे मनाया जा रहा है, बा पर्व कैसे मनाया जा रहा है, हम उसको जान रहे हैं। और हम अभी खास करके हम रिसर्च कर रहे हैं, हम अपना हो आदिवासियों का जो टाइटल है उस पर हम रिसर्च भी कर रहे हैं, उसको हम बहुत जल्द पब्लिक भी करेंगे। तो उसका हम ये इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जो ये हम अभी जहाँ छोटा नागपुर में है, यहाँ पर बसने का जो हमारी कहानी है वो हम ही बता सकते हैं ना। कोई और आकर वो सुन लेगा, जैसे अभी दादा बताया कि कोई आ गया टेम्पू में नाश्ता पानी करते हुए पूछ लिया और चल गया, इसमें नहीं ना चलेगा। हम वहाँ जिंदगी जैसे मेरा गांव का नाम जंटा है, उसको हमारे हो भाषा में इस तरह से देखा जाता है कि जंटा मतलब कहीं भी बस जाने वाला लोग, इस तरह से बोला जाता है। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं, उसका मतलब हम लोग का जो गांव बसा है उसी मकसद से बसा है। जैसे मेरा गांव का नाम जंटा है, तो हम लोग वहाँ पहले रहते थे लेकिन नाम नहीं था, तो बाद में वहाँ पर लोग बोले कि लोग कहाँ के लोग हैं, तो उस समय बोला जाने लगा कि नहीं, निको तो को निपार को जंटा करना, ये हो वर्ड है, तो वहीं से बना ना जंटा गाँव। ऐसे ही हमारे हेसाडी हो गया है, जोजोपी हो गया, वो हमारे हो वर्ड है, वो गाँव का नाम है, वो या तो हमारे किसी पेड़ पौधा से संबंधित है या किसी भी रीजन से संबंधित है, वो हम उसको अच्छी तरह से रख सकते हैं ना बात को। तो अगर ये हम नहीं रखेंगे तो फिर कोई और अलग तरीके से रख देगा, वो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि हमारे हो वर्ड को ना उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी हम जंटा वर्ड का बात कर रहे हैं, उसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो JANTA, अब उसको लोग पढ़ेंगे जनता, अब उसको दोबारा लोग हिंदी में बोलेंगे या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको जनता ही बोलेंगे, जंटा तो नहीं ना बोल पाएंगे। बस ये तब हमको लगा कि नहीं, जब हम लोग युवा लोग अगर अभी नहीं करेंगे तो हमारे बाद वाले पीढ़ी ना कुछ और नहीं समझ पाएगा। हमारे सीनियर लोग बोलना चाह रहे हैं, हमारे सीनियर लोग हमें इकट्ठा किए हैं, एक जगह हमें इकट्ठा किए, अब हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उसको भी रास्ता दिखाना है। हम 2 कदम चलेंगे तब जाके हमारे आने वाला पीढ़ी भी 4 कदम और चल पाएगा, उसके बाद वाला पीढ़ी उसके आगे चल पाएंगे। ये है जी। रविंद्र गिलुआ जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि आदिवासी साहित्य, आदिवासी कविता में आदिवासियों का लेखक होना क्यों महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार की भाषाई बाधाएं जिनका जिक्र इन्होंने किया, निश्चित रूप से अगर किसी समुदाय की अगर भाषा है और उसको लिखने वाले लोग और कोई दूसरे गैर आदिवासी हैं, तो निश्चित रूप से जो मुख्य जो बिंदु रह जाती है साहित्य की, जो उनके जो सबसे मुख्य पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं वो छुप जाती है, छुपा दी जाती है। ये सच्चाई बात है। मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ शोधार्थी हैं प्रियंका उरांव जी, शोधार्थी हैं और अभी का जो
शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई ऐसे अखबारों में, कई ऐसे चर्चाओं में देखने और सुनने को मिलेंगी कि अगर हम शोध किसी विषय पर, आदिवासी मुद्दे पर करना चाहते हैं, तो पहले जो हमारे गाइड रहेंगे वो कहेंगे मैं अपना टॉपिक सोच करके जा रहा हूं कि इस टॉपिक में मुझे रिसर्च करना है। सामने वाला गाइड मुझे कहे नहीं नहीं, आपको इस टॉपिक में नहीं करना है, आप जो इसमें आदिवासी लिख रहे हैं ना उसमें थोड़ा हिंदू जोड़ दीजिए, आप इसमें जो सरना लिख रहे हैं उसमें थोड़ा ईसाई भी जोड़ दीजिए। तो ये जो परिस्थितियां बनी और बनाई जाती है, उस स्थिति में एक शोधार्थी को एक इतिहास, जो जेन्युइन इतिहास है, उसको लोगों के बीच में लाने में कैसे कठिनाई महसूस होती है, और आप लोग शोधार्थी हैं, इसको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जान पाएंगे। जी सभी को जोहार, और मैं धन्यवाद देती हूँ लोकतंत्र 19 को और टीम धुमकुड़िया को, जिन्होंने मुझे मंच दिया। और मेरी माँ आई हुई है मुझे सुनने के लिए, जो कि एक भी नहीं पढ़ी और मुझे यहाँ तक पहुँचाई। मैं मेरी माँ को धन्यवाद देती हूँ। साथ में हमारे पापा भी आए हुए हैं, जो भी शायद इंटर किए हुए हैं और मुझे यहाँ मंच तक पहुँचाया। पापा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद अनुज बेसरा, आपने मुझे बहुत अच्छा सवाल किया। सचमुच मैं जिस विषय पे मैं शोध करना चाहती हूँ और जिस मुद्दा को मैं सामने लाना चाहती हूँ, सचमुच उस मुद्दे को, उस विषय पर शोध नहीं नहीं करने के लिए बोला जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि मैं जो सोचती हूँ उसे वो नहीं करने देते हैं, और जो अपने लोग जो विषय चुनते हैं उन्हें करने के लिए हमें सौंपा जाता है, जिससे मुझे बहुत कठिनाई होती है उसको पढ़ना और उस चीज़ों को फिर नए तरीके से उसे सोचना, उसे पढ़ना, ये मुश्किल होती है और ऐसा देखने को भी मिलती है। जी आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ में भूमिज समुदाय से हैं मोनिका भूमिज जी, जो युवा कवि हैं और अपनी भूमिज भाषा में कविताएं लिखती हैं। और अभी जो वर्तमान जो परिस्थिति और ट्रेंड चली हुई है कि अगर जो लाइमलाइट में है तो सब वेल एंड फैन है, लेकिन अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति अगर चाह रहा है कि मेरी जमीन से जुड़ी हुई चीजें मेन स्ट्रीम लाइट पे आना चाहिए, लोगों के बीच में आना चाहिए, और उसके सशक्त उदाहरण है मोनिका भूमिज जी। आप अपने स्थानीय भाषा, अपने जो भूमिज भाषा में कविताएं लिखती हैं, आपको नहीं लगता है कि भूमिज भाषा में कविताएं लिखने से आपको लोग जो लाइमलाइट, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है? साथ ही साथ मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा, आप कुछ अनुभव भी करना चाहते होंगे। आपको लगता होगा कि अगर मैं अपनी स्थानीय भाषा, अपनी जमीन से जुड़ी भाषा में लिख रहा हूं, तो मुझे अगर ऐसा सपोर्ट कुछ मिलता प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, सिस्टम की ओर से, तो कुछ और बेहतर हो सकता है। जी, आपको ऐसा महसूस होता होगा? जी सर, बिल्कुल। सभी को जोहार। मैं मोनिका भूमिज, और सबसे पहले मैं टीम धुमकुड़िया, जो कि हमारे भूमिज में से बोला जाता है गीतीवाड़ा, और दूसरी है लोकतंत्र 19। इसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज ऐसा मंच दिया जहाँ पे हम सब आदिवासी मिलकर अपनी आगे की भविष्य तय कर सके। तो यही है कि हम भूमिज में क्या है कि मेरा जो गांव है त्रिल्डी, ये गांव, अगर आप लोग आदिवासी हैं तो आपको पता होगा, ये जो गांव का नाम है त्रिल्डी, ये केंदू का नाम है। तो एक टाइम में क्या था कि इस गांव में भूमिज हैं, किंतु बाहरी लोग आते आते ये गांव क्या हो गया, मतलब गांव का नाम जब त्रिल्डी रखा गया तो कहीं ना कहीं गांव भूमिज है, सब भूमिज हैं इसमें। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे बाहरी लोग आने लगे, तो अपनी जो भाषाएं हैं वो धीरे धीरे लोग छोड़ने लगे। मैं भी एक वही चीज़ को देख के आई हूँ, जैसे कि एक टाइम में मुझे अपनी लैंग्वेज नहीं आती थी, फिर उसके बाद मैंने जब मैं सुनी कि नहीं ये मेरा लैंग्वेज है, तो मुझे लगा कि सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पहचान है कहीं ना कहीं हमारी भाषा से। हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों की भाषा सुन के हम उनकी पहचान करते हैं कि ये किस समुदाय से हैं। तो उसी तरह मुझे लगा कि सीखना चाहिए, तो मैं सीखी और सीख के मैं लिखने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मौखिक है, अभी तक लिखित नहीं है। तो मैं ये देखती हूँ ये जो जनरेशन है शायद हम तक ही सीमित है कि हम कहीं जाके बूढ़ा बुजुर्ग के सामने बैठ के अपनी जो भी कहानियाँ हैं, हमारे पूर्वज की कहानियाँ हैं, या फिर लोकगीत, लोक कथाएँ, ये सब सुनते हैं। लेकिन अभी का जो दौर है, युवाओं को ये सब सुनने का फुर्सत नहीं है, और वो लोग सीधे बोल भी देते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो
मैं खुद में सोचती हूँ कि इंटरेस्ट है क्या। हम कोई भी चीज़ अगर हम जानेंगे कि रसगुल्ला के बारे में अगर हमको पता नहीं हो कि रसगुल्ला मीठा होता है तो कहीं ना कहीं साथ मेरा मन में खाने का ख्याल नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि रसगुल्ला मीठा होता है। तो इसी तरह मैं उस चीज़ को जानी और मुझे अपने से लगा कि मेरी जो भी चीज़ें हैं अब तक मौखिक है तो उसको लिखना चाहिए, अन्यथा आने वाला दिन ऐसा भी आएगा कि बस लोग सुनेंगे कि हमारे टाइम में ऐसे कहानियाँ होती थी, हमारे गांव में इस तरह की घटनाएं घटी थी, हमारे गांव को इस तरह से नाम दिया गया था, तो ये सब कहीं ना कहीं रह ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सब लिखना चाहिए ताकि आने वाली जो भी पीढ़ी है उस तक पहुँचे, और यही सोच करके मैं लिखने का प्रयास कर रही हूँ। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र गिलुआ जी, प्रियंका उरांव जी और मोनिका भुवित जी, हम लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाया और बहुत अच्छा एक मंच है जिसमें हम लोगों ने जिस बौद्धिकता की बात, जिस साहित्य, आदिवासी साहित्य की बात, कविता की बात कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का एक मंच इस लोकतंत्र 19 और टीम धुमकुड़िया के माध्यम से मिला। और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके बाद अगला सत्र है और वो भी सत्र इतना ही इम्पोर्टेंट है जिस प्रकार का हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो आप सभी हमारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।